गुड आफ्टरनून बच्चों। आवृत्तिविजी पौधों में जनन और विकास का अगला चैप्टर है निषेचन। इसके पहले फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट देख चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। क्योंकि पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वह पुष्प होता है और पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण जब पहुंचता है परागकोश से निकलकर, इसको परागण कहते हैं। पिछले टॉपिक हमने देखा, तब ये परागकण अंकुरित होते हैं और अंकुरित होके जब नर युग्मक और मादा युग्मक मेल गेमेट और फीमेल गेपिट आपस में संयुग्मन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक इस संयुग्मित होते हैं और दोनों मिलके युग्मनज अर्थात ये जाइगोट बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया को समझने के लिए 4 चरण हैं। में पहला चरण है परागकण का अंकुरण। निषेचन के चरण, पहला चरण पराग कणों का अंकुरण। ये इम्ब्रियो शेख भ्रूण कोश, इसमें फीमेल गेमिट अर्थात अंडकोशिका का डेवलपमेंट हो चुका है। अब ये परागकण का अंकुरण होता है तो परागकण पहले पॉलिनेशन के दौरान एंथर से निकलकर पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इसका अंकुरण होता है। जब ये अंकुरित होते हैं तो अंकुरण के लिए कुछ सेकंड से लेकर 2 दिन तक का समय लगता है। जब ये अंकुरित होता है तो इसके फलस्वरूप अंकुरित कैसे होते हैं, देखिए कि परागकोश का संरचना कल हम देख चुके हैं। परागकोश के अंतः के भित्ति को अंतःभित्ति, बाह्य भित्ति को इग्जाइन, इंटाइन और इग्जाइन, बाहर का इग्जाइन और अंदर का इंटाइन। तो बाह्य भित्ति में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जर्मपोर या अंकुरण छिद्र कहते हैं। इन्हीं छिद्रों से इंटाइन जो है आगे की ओर बढ़ता हुआ एक नली बनाता है। इस नली को बोलते हैं जर्म ट्यूब, पराग नली। जब ये पराग नली आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ से भी एक पराग नली निकलेगा और ये पराग नली ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो परागकोश में उपस्थित जो केंद्रक है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक बनाते हैं, जिसमें एक केंद्रक को जनरेटिव सेल और दूसरे को वेजिटेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होता है वह जनरेटिव सेल को पोषण प्रदान करता है और सबसे आगे की ओर रहता है वेजिटेटिव, या इसको ट्यूब न्यूक्लाई भी कहते हैं।
ट्यूब, न्यूक्लियाई। इसके पीछे दो छोटे छोटे केंद्रक होते हैं, इन केंद्रक को मेल गेमीट कहते हैं। यही मेल गेमीट फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। अब ये जो ट्यूब है वो ये वाला भाग जो होता है नली का, इसको स्टाइल बोलते हैं। वर्तिका, ये वाला भाग स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, और ये वाला भाग हो गया इसका ओवरी, फूला हुआ भाग ओवरी जो पुष्पासन पर लगा होता है। तो पराग नली, परागकण अंकुरित होकर पराग स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक आते हैं। तो ये अंकुरित हो गया। अब उसके बाद आने की प्रक्रिया को अगला पढ़ेंगे पराग नलिका का पथ। दूसरा पराग नलिका का पथ। तो ये पराग नलिका आगे की ओर बढ़ता है और जितनी लंबाई स्टिग्मा की स्टाइल की होती है उतनी लंबी पराग नलिका बनते हैं। कुछ में एक पराग नलिका बनते हैं और कुछ में एक से अधिक पराग नलिका बनते हैं, लेकिन एक ही पराग नलिका में ही उनके मेल गेमेट आएंगे। अब ये पराग नलिका ऐसे आता है और आते हुए इनके इंटेगुमेंट्री वाले स्थान पर देखते हैं कुछ ऐसे खाली गैप रहता है। ये यहाँ पर गैप रहता है। यदि ये गैप से होकर इंटर करते हैं, पराग नलिका ऐसे इंटर करेंगे अंदर की ओर, वो घूम जाएंगे। यदि गैप से इंटर करते हैं छिद्र वाले भाग से, तो इस प्रकार के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया को बोलते हैं पोरोगेमी। पोर से होकर प्रवेश करेंगे तब पोरोगेमी। कभी कभी ये पराग नलिका पोर से न होकर सीधे चलाजा रीजन से प्रवेश करते हैं ऊपर से, तब इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं चलाजोगेमी। और कभी कभी ये जो पॉलन ट्यूब होता है चलाजोगेमी से ही प्रवेश नहीं करते, ये सीधे इंटेगुमेंट से होकर प्रवेश करते हैं, ऐसे बीचों बीच मध्य भाग से होकर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन को बोलते हैं मीजोगेमी। ये तीन प्रकार से इनकी पथ होती है। अलग अलग पौधों में, झाओं में चलाजोगेमी होता है। मीजोगेमी जो है कुम्हड़ा कुल के पौधों में पाया जाता है। कुम्हड़ा, कुकुरबिटेसी कुल के लौकी, कद्दू, कुम्हड़ा वगैरह है उसमें। इसके बाद तीसरा बिंदु है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तीसरा बिंदु पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अभी जो पराग नलिका है ये भ्रूण कोश में प्रवेश करेगा। तो भ्रूण कोश में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो मुख्यतः इसमें पोरोगमी प्रकार का होता है। तो जैसे ही भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं तो भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करें इसके मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ ये बीचों बीच बड़ी कोशिका, एक सेल है अंड कोशिका जो फीमेल गेमीट है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन क्रिया होना, संयुग्मन की क्रिया होगी। तो ये जो पराग नलिका है ये सीधे सिनर्जिड सेल से होकर प्रवेश करता है। एक सिनर्जिड सेल साइड वाले सहायक कोशिका, इसमें एक सिनर्जिड सेल नष्ट हो जाते हैं। जैसे उधर से प्रवेश करेगा तो एक सिनर्जिड सेल नष्ट होते हैं और ये आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पर ये भ्रूण कोश में पहुंचे, इतने भाग को भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियोसेक। इसी भ्रूण कोश में जब ये पहुंच जाता है पराग नलिका, तो इसमें दो युग्मक है, दो मेल गेमीट है। मेल गेमीट की संख्या 2 है। जैसे वहां पहुंचता है तो पराग नलिका फट जाता है। अब पराग नलिका फटता कैसे है इसके लिए यहाँ पर व्यू बताया गया है। जैसे ही पहुंचता है तो भ्रूण कोश का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है, पराशर दाब
अधिक होता है, जिसके कारण से पराग नलिका फट जाती है और पराग नलिका के फटने से दोनों मेल गेमीट स्वतंत्र हो जाते हैं। दोनों मेल गेमीट स्वतंत्र हो जाते हैं। यहां तक की क्रिया को बोलते हैं पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश करना। चौथा है युग्मकों का संलयन, या इस क्रिया को बोलते हैं सिनगेमी। तो दो मेल गेमीट है, नर युग्मक की संख्या 2। जैसे दोनों नर युग्मक यहां पर पहुंचते हैं तो उसमें एक नर युग्मक जो होता है मेल गेमीट, वो फीमेल गेमीट के एक सेल के साथ ये फ्यूजन करता है, अर्थात 2 मेल गेमीट धन फीमेल गेमीट इक्वल टू 2n जाइगोट। ये जाइगोट बनाता है, युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब दूसरा मेल गेमीट और यहाँ पर उपस्थित है। ये दूसरा मेल गेमीट भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन करता है और मिल जाता है, और इस प्रकार से ये बनता है 2n द्वितीयक केंद्रक धन एक मेल गेमीट इक्वल टू 3n। 2n के बाद 3n। इस 3n जो होता है ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो 3n है, ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इस प्रकार से आवृत्तबीजी पादपों में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन 3 बार संलयन होता है। यहाँ 2 केंद्रक आपस में संलयित पहले से हो चुके रहते हैं, एक तीसरा मेल गेमीट आता है तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक फर्टिलाइजेशन मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के बीच एक सेल के साथ, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। दूसरा फर्टिलाइजेशन एक मेल गेमीट और द्वितीयक केंद्रक के साथ, जिसके फलस्वरूप एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। यहां तक की पूरी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके पश्चात निषेचनोत्तर परिवर्तन। निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है? निषेचन के बाद कुछ न कुछ तो परिवर्तन होता होगा। इसमें पहला परिवर्तन होता है कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट मिलके जाइगोट बनाते हैं। मेल गेमीट धन फीमेल गेमीट इक्वल टू 2n जाइगोट। अब ये जाइगोट डेवलपमेंट करता है, विकसित होता है, और ये एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एम्ब्रियो मतलब एक भ्रूण का निर्माण करता है। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया बीजांड के अंदर होता है, तो बीजांड बीज का निर्माण करता है, और चूंकि बीजांड जो होता है ओवरी के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर, तो अंडाशय जो होता है ये फल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एक फल के अंदर बीज होता है और बीज के अंदर भ्रूण होता है, और यही भ्रूण डेवलपमेंट करता है और पुनः एक शिशु पौधा बनाता है, और शिशु पौधा फिर डेवलपमेंट करता है, अब एक प्रौढ़ पौधे को जन्म देती है। इसके पश्चात जब निषेचन समाप्त हो जाती है तो ये जो स्टाइल है ये झड़ जाते हैं, वहां से गिर जाता है, जिसका चिन्ह फल में लगा रहता है। उनके कैलिक्स कोरोला भी गिर जाते हैं झड़ के। कुछ पौधों में कैलिक्स जो है जीवन पर्यंत लगे होते हैं, सोलेनेसी कुल के पौधों में, आलू टमाटर में लगे रहते हैं। यह है निषेचन उत्तर परिवर्तन। इसके बाद देखेंगे भ्रूण कोश का विकास, मतलब एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं डिटेल।
भ्रूणपोष का विकास। भ्रूणपोष नाम से ही इसका शाब्दिक अर्थ होता है, भ्रूण मतलब इम्ब्रियो, पोष मतलब पोषण प्रदान करना। जो पदार्थ या कोशिका इम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है उसे भ्रूण पोष कहते हैं। क्योंकि भ्रूण पोष का विकास 3N केंद्रक ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलाइड होता है। ये ट्रिपलाइड कैसे हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 2N द्वितीयक केंद्रक धन एक मेल गैमेट आपस में मिल के बनाए 3N ट्रिपलाइड केंद्रक। यही विकास करता है, विभाजन करता है। इसमें कई बार विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप यह कोशिकीय संरचना बनाता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस भ्रूणपोष के विकास की प्रक्रिया को 3 प्रकार से देखा गया है। पहला है केंद्रीय भ्रूण पोष। केंद्रीय भ्रूणपोष में जो कोशिकाएं होती है, भ्रूण बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है, उसमें विभाजन द्वारा मुक्त केंद्रक बनाते हैं। विभाजन होता है और अनेक मुक्त केंद्रक बनाते हैं और प्रत्येक केंद्रक जो होता है स्वतंत्र नाभिकीय विभाजन करते हैं और इस प्रकार से वो परिधि की ओर चले जाते हैं। अगर एक चित्र देखें तो एक केंद्रक था, वो विभाजन किया और बहुत सारे विभाजन के फलस्वरूप ऐसे केंद्रक बनाए और प्रत्येक कोशिका के रूप में ये व्यवस्थित हो गए परिधि की ओर भी। परिधि की ओर ऐसा व्यवस्थित हो गया और बीच में यहाँ एक छोटा सा इम्ब्रियो है। इम्ब्रियो को भ्रूण बोलते हैं हिंदी में। ये भ्रूण, यही वह भ्रूण है जो विकसित होकर एक नया पौधा को जन्म देती है। बाकी जितने भी भाग हैं ये सब एंडोस्पर्म का भाग होता है और इनका बीच वाला भाग जो है वो खाली रहता है। कुछ पौधों में, कुछ में बीच में भी पूरे कोशिका भरा हुआ रहता है। अगर हम दूसरा संरचना देखें इनका, तो एक छोटा सा इम्ब्रियो और बाकी पूरा कोशिकीय संरचना, केंद्रक युक्त कोशिकीय संरचना होगा। ये ऐसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार की जो एंडोस्पर्म होता है, इस प्रकार के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो एंडोस्पर्म को नारियल पे में देख सकते हैं। नारियल का अंदर का जो खाने वाली भाग है वो एंडोस्पर्म है। उसमें एक छोटा सा भ्रूण होता है। वही भ्रूण अंकुरित होकर एक शिशु पौधे को जन्म देती है। शिशु पौधे डेवलपमेंट करता है, अब एक प्रौढ़ पौधे को बनाता है। और बाकी जो भाग है कुछ खाली जगह में उसमें फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। नारियल में खाली जगह में लिक्विड भरा होता है तो उस द्रव को सिनसाइटियम भी कहते हैं। द्रव सिनसाइटियम, द्रव भरा होता है, उसमें जिएटिन, काइनेटिन इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्ब्रियो को पोषण प्रदान करते हैं। और इसीलिए नारियल जो है कई वर्षों तक भी उनके इम्ब्रियो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि भ्रूण पोष भ्रूण को क्या प्रदान कर रहे हैं? पोषण प्रदान कर रहे हैं। भ्रूण पोष कहलाएगा, है ना। पोषण प्रदान करते हैं भ्रूण को। दूसरा प्रकार है कोशिकीय। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, जैसे ही विभाजन चालू होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, जैसे विभाजन चालू होता है और ऊपर में इम्ब्रियो रहेगा तो इनका केंद्रक जो है 2 भागों में बढ़ता है और इस प्रकार से पट बन जाता है। 2 कोशिका बन गया। फिर धीरे धीरे ये कई कोशिकीय संरचना बना लेता है और इस प्रकार से ये कोशिकीय संरचना पट बनाते हुए ऐसे
इसको बोलेंगे कोशिकीय भ्रूण पोष। एक गेमोपेटली मेंबर के जो प्लांट्स हैं उस गेमोपेटली मेंबर के प्लांट्स में पाए जाते हैं, है ना, जो एम्ब्रियो और एक सबसे ऊपर एम्ब्रियो है। अब बाकी जो एंडोस्पर्मल सेल है वो क्या करते हैं, विभाजन करता है और एक बार विभाजन होता है पट इस प्रकार से 2, 4, 8, 16 ऐसे कोशिका बनाते हैं और ये एंडोस्पर्मा का निर्माण करते हैं। ये पाया जाता है गेमोपेटली मेंबर के पौधों में, जैसे अडोक्सा, पेपरोमिया, ट्राइमिस इत्यादि में। तीसरा प्रकार है हेलोबियल भ्रूणपोष। तो हेलोबियल भ्रूणपोष जो होता है ये केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का माध्यमिक होता है, इंटरमीडिएट होता है। हेलोबियल भ्रूणपोष, जो हेलोबियल भ्रूणपोष है ये केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों का मिला जुला हुआ रहता है। ये एम्ब्रियो है, यहाँ पर एक कोशिका एंडोस्पर्मल सेल, एंडोस्पर्मा से विभाजन करता है तो 2 चेंबर बनाते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ये एंडोस्पर्मल सेल बनाएंगे, नीचे की ओर कोशिका, इसके कोशिका नीचे की ओर और बीच में ऐसे खाली गैप चेंबर बनता है। 2 चेंबर, ऊपर के चेंबर को बोलते हैं माइक्रोपाइल चेंबर, और नीचे के चेंबर को बोलते हैं चलाजा चेंबर। चेंबर मतलब कोष्ठ। इस प्रकार से ये जो कोशिकाएं होती है एंडोडर्मल कोशिकाएं, ये और कई बार विभाजन करता है। अब ऐसे यहाँ पर 2 चेंबर बना रहता है और इनके जो कोशिकाएं होती है वह परिधि को आ जाते हैं केंद्र के रूप में। तो ये हेलोबियल भ्रूणपोष में नीचे के चेंबर को तलाजा चेंबर और ये माइक्रोपाइल चेंबर कहते हैं। इस प्रकार के जो भ्रूणपोष है वो फैमिली मोनोकोटिलिडॉन्स के हेलोबियल्स वर्ग सदस्य में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भ्रूण का विकास। निषेचन के फलस्वरूप जो बना हुआ जाइगोट है वो भ्रूण बनाता है। चूंकि भ्रूण बीज के अंदर विकसित होते हैं और यही भ्रूण अंकुरित होकर एक पूर्ण पादप को जन्म देती है। इसको भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव भी कहते हैं। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, 2 पादप कुल है, हमारे समूह है, एक द्विबीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री। इन दोनों पादपों में भ्रूण का विकास लगभग समान प्रकार से होता है, कुछ ही भिन्नता होती है। तो पहला देखेंगे द्विबीजपत्री पादपों भ्रूण का विकास।
बीज पत्री भ्रूण का विकास। ये द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास देखेंगे। सबसे पहले जाइगोट को देखते हैं। एक कोशिकी रहता है, अब ये इसे खाली वैक्यूम्स, तो ये जाइगोट थोड़ा आकार में बड़ा होता है। अब इसमें विभाजन होता है। जैसे ही विभाजन होता है, ये दो कोशिका बनाते हैं। ऊपर की कोशिका को टीसी और नीचे की कोशिका को बीसी। टीसी मतलब टर्मिनल सेल और बीसी मतलब बेसल सेल। फिर ये कोशिकाएं फिर विभाजन करती जाती है और ऊपर की कोशिका में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है और नीचे की कोशिका में ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। इस प्रकार से 1, 2, 3 ये 4 केंद्रक वाला एक संरचना बनता है, टेट्राड जिसको बोलते हैं। इसके बाद ये फिर विभाजन करता है और 4 के बाद 8, ये 8 केंद्र की एक संरचना बनाते हैं जिसको प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ये प्रो एम्ब्रियो बना। 8 के बाद 16 कोशिका बनाते हैं। जिन 16 कोशिका में ऊपर की जो 8 कोशिकाएं होती है, ये डर्मेटोजन का निर्माण करते हैं और इसके नीचे और 8 कोशिका है। वो 8 कोशिका प्लूरोम और पेरीब्लेम का निर्माण करते हैं। डर्मेटोजन का निर्माण करेंगे, इसके अंदर और 8 कोशिका है। वो कोशिका जो है प्लूरोम और पेरीब्लेम का निर्माण करते हैं। इनके बाद ये जो नीचे के बेसल सेल होते हैं, इनकी कुछ कोशिकाएं हाइपोफाइसिस का निर्माण करते हैं और बाकी जो लगभग 6 से 10 कोशिकाएं एक निलंबन कोशिका सस्पेंसर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से छोटा एम्ब्रियो बन जाता है। उसके पश्चात जैसे 10 कोशिका से 8 कोशिका से 6 से 10 कोशिका निलंबन बनते हैं। इन निलंबनों की कुछ कोशिकाएं फूली होती है जिन्हें वेक्यूलर कोशिका, ये फूली हुई कोशिका होता है, वेसिकुलर कहते हैं। फूली हुई कोशिका को वेसिकुलर कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से हाइपोफाइसिस बन गया। अब गोलाकार भ्रूण में विभाजन होने लगता है। विभाजन होने के पश्चात इसके अंदर की जो कुछ कोशिकाएं हैं वो हृदयाकार संरचनाएं बनाती है। ये हृदयाकार संरचना, जिनकी सबसे बाहरी स्तर सबसे बाहरी स्तर ये सस्पेंसर हो जाएगा और ये वेसिकुलर या वेसाइकल। तो ये बाहरी स्तर जो है ये डर्मेटोजन, इसके कुछ कोशिकाएं बीज के होते हैं जिसे पेरीब्लेम, और अंदर की कुछ कोशिकाएं जिनको प्लूरोम कहते हैं। अब ये जो कोशिकाएं होती है ये पौधे के अलग अलग अंग, डर्मेटोजन पौधे के कार्टेक्स और हाइपोडर्मिस बनाते हैं। पेरीब्लेम इंडोडर्मिस पेरिसाइकिल और प्लूरोम उनके स्टील का निर्माण करते हैं।
फिर ये कोशिका और अधिक इस प्रकार से ये कॉटी, क्योंकि ये सारी जो क्रियाएं हैं ये ओव्यूल के अंदर हो रहा है, ये एक ओव्यूल के अंदर होने वाली क्रिया है। इसके चारों ओर ये एंडोडर्म है, भ्रूण पोष या एंडोडर्म कोशिकाएं, ये दो भाग दिखेंगे, एक इनके कार्टिलिडानी, इनके बीच अग्रभाग में रूट टिप, नीचे भाग में स्टेम टिप, यहीं पर हाइपोकोटाइल्स। ये सभी भाग जो एक बीज के संपूर्ण अंग को बनाते हैं वो इसी भ्रूण में मौजूद रहते हैं। जब ये अंकुरित होता है तो इनके स्टेम टिप स्टेम का निर्माण करता है, रूट टिप रूट का निर्माण करता है, और जो कार्टिलिडान है उनके पत्तियां बनाती है। यह द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास। इसके बाद है एक बीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। इसमें जो जाइगोट कोशिकाएं होती है ये थोड़ा आकार में बड़ा होता है और इसमें विभाजन होता है। विभाजन होता है तो दो कोशिका बनाते हैं। नीचे के कोशिका को सी ए और ऊपर कोशिका को सी बी नाम दिया गया है। ये सी ए कोशिका और सी बी एक आधारी कोशिका होगा। सी ए का मतलब होगा यहाँ पर सी बी आधारी कोशिका और सी ए शीर्षस्थ कोशिका, दो कोशिका बनते हैं। उसके पश्चात सी ए कोशिका में ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, दो कोशिका बनाते हैं। ये सी ए कोशिका सी बी कोशिका, फिर सी बी कोशिका में भी विभाजन होता है, ये दो कोशिका बनाए। इस प्रकार ये चार कोशिका बन गया। ये सी ए कोशिका और ये सी बी और ये सी ए कोशिका। जब ये चार कोशिका बन जाते हैं तो सी ए कोशिका को एम, सी बी को एम और सी आई के नाम से जानते हैं। एम और ये सी आई कोशिका, ये चार कोशिका बना, क्वाड्रेट चतुर्थक बोलेंगे। फिर चार कोशिका में फिर विभाजन होता है और ये 8 कोशिकीय संरचना बनाते हैं। ये 8 कोशिकीय संरचना। जब 8 कोशिकीय संरचना बनाते हैं तो इसमें अरेंजमेंट होता है। ऊपर के जो 4 कोशिका होते हैं, 8 कोशिका बनने के बाद ऊपर के जो 4 कोशिका होंगे CIM, यहीं पर बना देता हूँ, और नीचे और कोशिका बनेंगे। ये हो गया CI और M और ये कोशिका CA। इस प्रकार और ये कोशिका को Q के नाम से जानेंगे।
क्यू कोशिका बनेंगे। इस प्रकार से एक कोशिकी स्ट्रक्चर बन गया जिसमें से एम कोशिका फ्री विभाजन करता है और एन और N1 बनाते हैं। ये फ्री विभाजन करेगा एम कोशिका, तब इस कोशिका का नाम हो जाएगा N और N1 कोशिका। संख्या बढ़ गया तो N और N1 कोशिका कहलाएंगे। फिर विभाजन होगा चतुर्थक कोशिकाओं में, जिसको हम 1 और 1' के नाम से जानेंगे। थोड़ा संरचना बड़ा हो जाएगा। इस कोशिका को 1' और नीचे कोशिका को 1 कहते हैं, जिसमें से ये 1 कोशिका है, 1 नंबर दिया, 1' और 1 नंबर। तो जो 1 नंबर दिया हुआ जो कोशिका है ये हाइपोकोटाइल के नीचे के भाग का निर्माण करते हैं, और 1' जिसको नाम दिया गया है ये बीज पत्रधार और प्रांकुर का निर्माण करते हैं। बाकी बची कोशिकाएं, एम कोशिका जो बची हुई यहाँ पर और है वो बनाते हैं एम कोशिका किसका निर्माण करेंगे? वोल्पुटजेन। एम कोशिका कार्टेक्स और रूट केप का निर्माण करते हैं, कार्टेक्स और रूट केप का निर्माण करेंगे। और बाकी एन कोशिका जो सबसे ऊपर यहाँ पर एन नाम दिया गया है, ये कोशिका एक सस्पेंसर यानी लंबक का निर्माण करता है। इस प्रकार से लगभग दोनों जो विकास है भ्रूण का लगभग समान है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। अब इनके बीज और उनका विकास, तो परिपक्व बीज फलों के अंदर स्थित होते हैं और एक बीज के चारों ओर एक आवरण होता है जिसको बीज आवरण या बीज चोल कहते हैं। तो इंटेगुमेंट, अब थोड़ा सा संरचना पर आप ध्यान देंगे। ये ओव्यूल का संरचना है, फिर से बना रहा हूं इसको समझाने के लिए। ये ओवरी के ऊपर अंदर में है, तो ये इंटेगुमेंट मतलब बाहरी आवरण। ये बीज यहां पर बनना है इस जगह पर, तो बीज के चारों ओर एक आवरण होता है। तो इंटेगुमेंट बीज आवरण को बनाता है। बीज के ऊपर एक आवरण होता है, जैसे चना आप देखते होंगे, चना के ऊपर छिलका होता है, वो बीज आवरण है। धान देखते हैं, धान के ऊपर छिलका होता है, बीज आवरण है। तो बीज आवरण को बनाने का काम कौन करता है? उनके बाह्य अध्यावरणीय बीज आवरण बनाता है। अंतः अध्यावरणीय बीज के अंदर टेगमेन का निर्माण करती है, और इस प्रकार से ये दोनों आवरण जो है बीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये समेकित रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बीज के बाह्य आवरण और अंतः आवरण एक साथ समेकित रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और इसके अंदर बीज का संपूर्ण भाग, जिसको गिरी कहते हैं, वो स्थित रहते हैं। इस प्रकार से एक बीज बनता है। क्योंकि 2 पादप समूह है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इसलिए उनके बीजों में थोड़ा अंतर होगा। एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होंगे और एंडोस्पर्म रहते हैं। जो एंडोस्पर्म उस बीज को पोषण प्रदान करते हैं। द्विबीजपत्री पादप में 2 बीजपत्र होते हैं और उसी बीजपत्र में उस भ्रूण को पोषण करने के लिए पूरे पोषक पदार्थ होते हैं, इसलिए द्विबीजपत्री पादप में एंडोस्पर्म नहीं होता। कुछ पौधे हैं द्विबीजपत्री पादप में, अफवाह स्वरूप जैसे अरंडी और अरंड नाम सुने होंगे, उस पौधे के बीज में एंडोस्पर्म होता है, भ्रूण पोष पाए जाते हैं। बाकी जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं वो सभी नॉन एंडोस्पर्मिक बीज। जैसे मैं टेक्सोनॉमी पढ़ाया, उसमें बीज के बारे में लिखता था, तब कभी कभी लिखता था बीज
स्पर्मिक मतलब भ्रूण कोष है उसमें, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जिसमें नहीं पाया जाता नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एक बीजपत्री जो पादप है, एक बीजपत्री पादप वो लगभग सभी एंडोस्पर्मिक हैं। द्विबीजपत्री पादप है, इसमें कुछ ही एंडोस्पर्मिक है, बाकी सभी नॉन एंडोस्पर्मिक है। इस प्रकार से एक बीज और उनका विकास होता है और वही बीज के अंदर भ्रूण है जो डेवलपमेंट करता है, एक शिशु पौधा बनाता है और फिर एक नया प्रौढ़ पौधा तैयार करता है। इस प्रकार से हमने आवृतबीजी पादपों में जनन और विकास का अध्ययन किए, जिसमें क्रमशः अलैंगिक जनन, वर्धिज प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, फिर लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन की दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, उसके पश्चात पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कंप्लीट हुआ। और उसके साथ आवृतबीजी पादपों में जनन विकास का जो कोर्स है वह कंप्लीट होता है। थैंक यू।